बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इस डेरिवेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सारा डेरिवेशंस मेरे कंप्लीट करने के बाद, वीडियो पॉज करने के बाद इमीडिएटली आपको बिना देखे करना है, तभी ये आपको डेरिवेशंस एकदम अच्छे से चीज़ें समझ। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। यहाँ पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, लेकिन इस बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें C की वैल्यू क्या रिजल्ट होगा इसका, इस यहाँ पे बात करते हैं। एक पैरेलल प्लेट है और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट है और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K दे रखा है और इसकी थिकनेस जो है वो T दे रखा है, राइट। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका थिकनेस जो है वो D दे रखा है और इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करें जिसकी थिकनेस स्मॉल t है, राइट। तो जैसे ही पहले जब इंसर्ट नहीं था तो फ्री स्पेस था, और फ्री स्पेस के लिए हम लोग बात कर चुके हैं कि जो C की वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और जब आप थिकनेस को इंसर्ट कर देंगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है, तब क्या C पे फ़र्क पड़ेगा, उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि इसका प्लेट का एरिया A है और इसमें हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सिग्मा दे रखा है, राइट। ठीक है, यहाँ पे है प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है पोलराइज्ड होकर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट के अंदर में होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इस प्लेट के अंदर साइड में होगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये सीक्वेंस बने हुए। मैंने यहाँ पे इस प्लेट के बीच का सेपरेशन, ये वाले प्लेट के बीच का सेपरेशन मैंने x ले लिया, इस प्लेट के बीच का सेपरेशन मैंने y ले लिया, और हमें जो प्रूफ करना है रिजल्ट को वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई K। ये आपको पूरा प्रूफ करना है, ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, मतलब ये पूरा हो गया, राइट। हमें यही रिजल्ट लेकर आना है। अब कैसे रिजल्ट लेकर आएंगे उसको ध्यान से देखें। और मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस में कोई भी डेरिवेशन आप चार्ज मेथड से कर सकते हैं, है ना। मैं आपको सारा डेरिवेशंस कैपेसिटर का चार्ज मेथड से बताया, तो यहाँ भी मैं आपको चार्ज मेथड यूज करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं चार्ज मेथड। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, राइट। चार्ज मेथड से हम इसका डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान से उसको देखिए। आप चार्ज मेथड से हम इसे क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे चार्ज मेथड में, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम लोग सबसे पहले करते थे चार्ज देते थे। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा दे दिया ऑलरेडी, मतलब चार्ज ऑलरेडी मैंने ये काम पहले ही कर चुका हूँ। तो ये सिग्मा यहाँ पे मैंने दे दिया है, चार्ज दे चुका हूँ मैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। चार्ज पर यूनिट एरिया जो कि होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम सबसे पहले चार्ज जो है वो फर्स्ट स्टेप तो हम कर चुके हैं। अब हम इस पे जो सेकंड स्टेप करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप में फिर भी लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप में चार्ज ओवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सब तरफ चार्ज दे देंगे। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना होता है पोटेंशियल। क्या निकालना होता है, पोटेंशियल। जिस पे आपने चार्ज दिया है उस प्लेट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं E1। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पर देंगे E2 और यहाँ पर देंगे E3, राइट। पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर पोटेंशियल निकालेंगे, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए तो ये कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर हो गया है। तो अब ये तीन कैपेसिटर हैं और तीनों सीरीज़ में हैं। तो आप इसे सीरीज़ पैरेलल वाले सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले तरीके से भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। बट मैं चार्ज मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि ये बहुत आसान होता है, सिंपल होता है चार्ज मेथड से। ओके, सेकंड मेथड क्या है, पोटेंशियल मेथड, पोटेंशियल आपको निकालना है ना। E1 क्या होगा, E1 मतलब हम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये ध्यान से देखिए, दो प्लेट के बीच में जो फ्री स्पेस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नो
E2 की अगर हम बात करें यानी इस प्लेट की बात करें तो होगा सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आ रहा है आपको एकदम समझ में? के क्यों मल्टीप्लाइड किया? क्योंकि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर कोई मीडियम की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फॉर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ओके, E3 में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके लिए, तो ये वही होगा जो E1 के लिए है, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ थी? हमें तो पोटेंशियल निकालना था, तो हम इसे पोटेंशियल निकालेंगे। अब हम इसे V1 लिख रहे हैं। नाउ V1 इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, इंटू एक्स, ये हो जाएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स जो होगा वो होगा पोटेंशियल। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू ई डॉट डी, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही, V इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, राइट। तो यहाँ से हम लोग V2 निकालेंगे, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में K इंटू टी, इसका जो थिकनेस है उससे हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फाइनली इसके लिए लिखेंगे नाउ V3 जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। बहुत सिंपल तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ पे E1, E2, E3, यहाँ पे लिखा है V1, V2, V3। अब इस इक्वेशन को आप मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ दिस इज थर्ड। ओके, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे E1, E2, E3 निकाल लीजिए, फिर दूसरी बार अलग से लिखेंगे नाउ पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ V1, V2, V3। आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ही इसको कर दिया है। तो आपको आई गेस आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे का वहाँ करते हैं। नाउ हमें चाहिए V नेट। नाउ V नेट चाहिए, एक दो का तो चाहिए नहीं, हमें इसका टोटल V चाहिए। तो इसका V प्लस इसका V प्लस इसका V करेंगे। डायरेक्शन का तो कोई खेल नहीं है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये तीनों को हम लोग यहाँ पे एडअप कर लेंगे। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉरी के इंटू टी प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। ना सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस टी अपॉन में k प्लस वाई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या x प्लस वाई को एक साथ लिख सकते हैं? x प्लस वाई मैं लिख देता हूँ प्लस टी बाई के, है ना? यहाँ तो कोई समस्या? ओके, तो यहाँ से जो हमें v की वैल्यू आनी चाहिए थे वो हम v की वैल्यू निकाल लिए हैं। ये हमारा v की वैल्यू आ गया। अब सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या था? नाउ थर्ड स्टेप क्या था? सॉरी, थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर अगर मैं बात करूँ तो होता था v इज इक्वल टू q बाई सी। v इज इक्वल टू क्या होगा? q बाई सी। ना यहाँ पे अगर हम बात करें v कितना है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करके लिख रहे हैं। यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट x प्लस वाई, x प्लस वाई को क्या लिखेंगे? x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? d माइनस टी लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा t। तो ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो है वो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि d माइनस टी, दैट मीन्स ये वाला बचा हुआ स्पेस, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो d माइनस टी लिख दिया हमने प्लस t बाई के जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं, राइट। अब सिग्मा को क्या लिखेंगे? सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, सिग्मा क्या होता है? देखिए यहाँ पे सिग्मा की अगर हम बात करें तो होता है q बाई ए। सिग्मा क्या होता है? q बाई ए। तो पुट करें अब यहाँ पे वैल्यू को, v इज इक्वल टू, सॉरी v तो हम लोग हट रिमूव कर दिए, राइट। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं q बाई सी इज इक्वल टू
Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आपको दिख रहा है? ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से कैंसिल आउट हो गया और अब हमें जो लाना था वो हम ला चुके हैं। यहाँ से C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हमें यही प्रूफ करना था, सो हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, राइट। बहुत सिंपल तरीके से आप एक बार देखो, वीडियो को रोक दो और उसके बाद कॉपी पेन उठाओ और करो। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आपके लिए हमेशा के लिए याद रहे, मतलब हमेशा से मेरा मतलब है 12 बोर्ड के एग्ज़ाम तक, तो एटलीस्ट आप चाहेंगे ना कि इसको ये याद रखें अपन। तो देखो, रटना तो है, मतलब आप अच्छे से समझ के रटो, प्रैक्टिस कर कर के रटो, बिना समझे रटो, रटना तो आपको पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है, अगर आ चुका है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप क्या करें, रोकें, वीडियो को रोक दें, यहीं पे कॉपी और पेन उठाएं, बिना देखे लाइन खींचें, आराम से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हम 3 नंबर यहाँ बोर्ड के लिए सुरक्षित कर लें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को देखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान आपको और कुछ भी मिल सकता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़। आप चाहें, मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो इसको सीरीज़ वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इसको आप C1, इसको C2 और इसको C3 ले लें, तो आप करेंगे तो भी यहाँ से रिज़ल्ट यही आएगा। बट मुझे लगता है कि 4 मेथड जो है वो बहुत अच्छा है। एक बार में आपको चीज़ें याद हो जाएगी, कोई सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे कैपेसिटर के अंदर में। हम कैसे किसी कैपेसिटर का हम C इक्विवेलेंट निकालें। यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर दे रखा है, मतलब 3 कैपेसिटर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर में, और हमें पता लगाना है कि C इक्विवेलेंट क्या होगा। सर, इस तीनों सीरीज़ में दिख रहे हैं और ये तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। तो चलिए हम लोग उसी को बात करते हैं, क्या ये वाकई में सीरीज़ में है या कुछ और है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कोई बेहतर तरीका है जिससे हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। यस, यहाँ पे एक बेहतर तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है, उस मेथड का नाम है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, PPT, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ध्यान से समझिएगा इस मेथड को। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो केवल कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट नहीं समझा सकते हैं आप, इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आप R इक्विवेलेंट को भी इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही कमाल का टेक्निक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हम लोग यहीं पे करेंगे, है ना। बार बार देखेंगे आप इसे तो आप क्लियर करेंगे इसको। चलिए, फर्स्ट स्टेप में क्या है इस मेथड के, अगर हम स्टेप टेक्निक की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में। इस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए, लोकेट द जंक्शन पॉइंट। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे लोकेट जंक्शन पॉइंट। लोकेट जंक्शन पॉइंट, क्या करेंगे, लोकेट जंक्शन पॉइंट फर्स्ट स्टेप में। अब अगर आप ये मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको जंक्शन समझ में नहीं आएगा। जंक्शन है क्या, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको फिर से बता दूँ, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से कम 3 लाइन क्रॉस कर रही हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। 2 लाइन को कॉर्नर, जबकि यहाँ पे इस बात को हम बात करें तो ये है जंक्शन, ये जो है वो जंक्शन, ये जो है वो जंक्शन, ये जो है वो कॉर्नर, ये जो है वो कॉर्नर, ये जो है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 लाइन क्रॉस कर रही है वो कॉर्नर होगा, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 से अधिक लाइन क्रॉस कर रही है वो जंक्शन होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लोकेट करते हैं जंक्शन को। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग पूरा कर चुके हैं। नाउ सेकेंड स्टेप, क्लब द सेम पोटेंशियल। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लब द
सेम पोटेंशियल, क्लब द सेम पोटेंशियल। अब इसमें देखिए, क्या सेम पोटेंशियल आपको पहचानने आता है? क्या सेम पोटेंशियल आप जानते हैं क्या होता है सेम पोटेंशियल? क्या यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या यहाँ पे अगर हम बात करें, 2 पॉइंट ले ले और एक कॉमन रस्सी से, सॉरी कॉमन रस्सी कैसे जोड़ेंगे कॉमन वायर से जोड़ा हुआ है। किससे जोड़ा हुआ है? कॉमन वायर से। तो ये रहा ए और ये रहा बी, मतलब कंडक्टिंग वायर है, उससे जुड़ा हुआ है। ये है, यहाँ का पोटेंशियल अगर वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल अगर वी बी है, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल बराबर होने चाहिए? क्या यहाँ का पोटेंशियल बराबर होने चाहिए? क्या यहाँ का पोटेंशियल बराबर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, इसी को हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोल रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया ए और इस बार हमने कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया है? इनके बीच में कैपेसिटर लगा दिया है। यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी। क्या इनके बीच में अभी इनके बीच में क्या पोटेंशियल सेम है? अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल वी ए बोल दूँ और यहाँ का पोटेंशियल वी बी बोल दूँ, तो क्या इनका पोटेंशियल सेम है? नहीं, इसका पोटेंशियल सेम नहीं है। वी ए नॉट इक्वल टू वी बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल चलेगा तो इसमें कुछ न कुछ कंज्यूम जरूर होगा, इसके पास कुछ कम होगा। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। अगर वो इस तरह से फ्लो कर रहा है तो बात आ रही है क्या समझ में? एकदम सिंपल तरीके से कहने का मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल कैसे समझेंगे? एक कॉमन वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। बात आ रही है क्या समझ में? ये है कॉन्सेप्ट सेम पोटेंशियल का। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेम पोटेंशियल। हम कई बार भूल जाते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? क्लब द सेम पोटेंशियल। ओके, क्या 1 का जो पोटेंशियल होगा वो 2 का पोटेंशियल होगा ना इनके बीच में? हाँ। क्या 1 का जो पोटेंशियल जो 2 का पोटेंशियल है, ओहो मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं, ये 3 होगा, ये 4 होगा। आप सोच रहे होंगे अरे सर ने तो यहाँ दिया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, कड़ी नज़र रखते हो आप। हाँ, तो 1, 2 का और 3 का पोटेंशियल, 2 और 3 का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, 3 और 4 का पोटेंशियल डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, इसके बीच में कैपेसिटर है। तो क्या करेंगे? 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है। हाँ, कैसे सेम है? ये देखो, टिचक हुड़िच हुड़िच, टिचक हुड़िच। क्या ये सेम है? हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको बोला था कि कॉमन वायर से जुड़ा, मतलब कॉमन वायर बार बार आ रहा है, यानी कि कंडक्टिंग वायर है। भावनाओं को समझो मेरी, यहाँ से यहाँ वायर फ्लो हो रहे हैं तो 1 और 3 सेम होंगे। 1 और 3 कैसा है? सेम। 1 और 3 कैसा है? सेम है। पोटेंशियल सेम है। जो 1 का पोटेंशियल होगा वही 3 का पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक कंडक्टिंग वायर से हमने इसको जोड़ दिया। ओके, उसी तरह से क्या 2 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा? हाँ जी, तो हमने इसको क्लब कर लिया, 2 और 4 का सेम होगा। अच्छा, ए का पोटेंशियल, ए को भी एक पॉइंट ले लेते हैं और बी को भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो जो ए का पोटेंशियल होगा, क्या वो 1 का भी पोटेंशियल वही होगा क्या? 1 और ए का पोटेंशियल सेम होगा जी। तो 1 और एम का सेम ले लेंगे, यानी कि इसको भी हम इसी में ज्वाइन कर लेते हैं। और बी और 4 का भी सेम होगा, तो हमें यहाँ पे बी भी लिख देते हैं, इसी को ज्वाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सेकंड स्टेप भी क्लियर हो चुका है। नाउ थर्ड स्टेप, रीड्रॉ अ सर्किट
एंड सॉल्व इट। कुछ तो है ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो कैपेसिटर मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया कि सिंपल बोर्ड के लिए अगर मैं ये सारी चीज़ें बात करूँ तो स्पेशली फॉर बोर्ड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपके डेरिवेशंस बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए। अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपका 95+ से तो ज़्यादा ही आएगा, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। तो रीड्रॉ अ सर्किट एंड सॉल्व इट। उसे सॉल्व कर लीजिए और सीधा आंसर आएगा। ओके, हमें अब रीड्रॉ करना है, थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप में आंसर। क्या करेंगे, रीड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे देखते हैं। 2 पॉइंट लिख लीजिए जिनके बीच में आपको निकालना है। ये है ए और ये है बी। क्या आपको ए और बी के बीच में ही तो निकालना है ना। हाँ, अच्छा, 1 और 2 के बीच में एक है, 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 यहाँ 2 यहाँ, उनके बीच में एक है। उनके बीच में एक कैपेसिटर लगा दो और एक को हटा दो। यहाँ मैंने काट दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब 2 और 3 के बीच में 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 और 3 के बीच में 2 यहाँ 3 यहाँ, उनके बीच में भी एक कैपेसिटर लगा दो और उसे काटी दियो। अब 3 से 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, यहाँ से लगाई दियो, काटी दियो, करी दियो। ठीक है, जो हमें दिख रहा था सीरीज में एक्चुअली हो गया पैरेलल में। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो नाउ द सी इक्वलेंट इज इक्वल टू दैट पैरेलल में है, तो 3C इज आवर आंसर। जहां आपको लग रहा था कि ये सीरीज में है, जहां आपको ये लग रहा था सीरीज में है, वो हो गया पैरेलल में। ओहो, तो फटाफट इसे रिकॉल दोबारा कराता हूँ जल्दी से। सबसे पहले स्टेप करेंगे लोकेट द जंक्शन पॉइंट। 1 2 3 4 लोकेट कर दिया। जंक्शन पॉइंट का मतलब होता है 2 से अधिक लाइन, जहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 से अधिक लाइन क्रॉस कर रही है वो होगा जंक्शन पॉइंट। ओके, फिर सेम पोटेंशियल को क्लब करना है। सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है, 2 वायर के बीच में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा हुआ हो या फिर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं लगा हुआ हो, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं हो, कैपेसिटेंस नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो, ना ही बैटरी हो, तो उसे हम बोलते हैं सेम पोटेंशियल। अगर उनके बीच में लगा हुआ हो तो वो सेम पोटेंशियल नहीं होता है। तो ये रहा, हमने क्लब कर दिया सेम पोटेंशियल। 1 और 3 2 और 4 को हमने सेम पोटेंशियल को क्लब कर दिया। रीड्रॉ द सर्किट, दोबारा हमने सर्किट को ड्रॉ करा, इसको सॉल्व करा और आंसर ले आए। ठीक, बढ़िया। ओके, तो लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया है। अब इस क्वेश्चंस को आपको करके मुझे बताना है कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। आपको यहाँ पे सीक्वेंट निकालना है और आपको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक इस्तेमाल करना है, दैट इज़ पीपीटी इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे आप उसको एक बार इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जंक्शन लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये है जंक्शन फर्स्ट, ये है जंक्शन सेकेंड, ये है जंक्शन थर्ड और ये है जंक्शन फोर्थ। इस बार हम लोग स्टेप नहीं लिखेंगे, इस बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मैं आपको स्टेप लिखा चुका हूँ तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जंक्शन हमने लोकेट कर दिया, राइट। अब हम पोटेंशियल को क्लब कर लेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पे A और यहाँ पे B है, इनके बीच में हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A और यहाँ पे लिख दिया B। क्या A और 1 फर्स्ट सेम पोटेंशियल का है, तो यस, उसके नीचे 1 लिख दीजिए। B और 4 क्या सेम पोटेंशियल का है, उसके नीचे ये लिख दीजिए। क्या 1 और 2 सेम पोटेंशियल का है, नहीं, उनके बीच में एक कैपेसिटर है तो वो हो नहीं सकता है सेम पोटेंशियल। क्या 1 और 3 सेम पोटेंशियल का है, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटर है। क्या 4 और 3 सेम पोटेंशियल का है, यस 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 यस, तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या 4 और 2 सेम पोटेंशियल का है, नहीं, तो फिर
टू किधर लिखें, ना तो वो एक के खाते में आता है ना तो इसके खाते में आता है, ना तो इसके साथ आ रहा है ना तो इसके साथ आ रहा है। क्या करें अब, छोड़ दे, छोड़ नहीं सकते हैं, क्या करें, फिर हमें इसे ऊपर लिखना पड़ेगा। ऊपर क्यों, नीचे लिख दो, कहीं लिख दो, तो मैंने ऊपर लिख दिया। थोड़ा इसलिए क्या कि आप मैनेज कर सकते हैं इसमें। थोड़ा इसमें होता क्या है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो एक बार ऊपर नीचे लिख दीजिए, वो सर्किट रीड्रॉ करने में आसानी होगी और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, चेक करते हैं कि सारा जो हमने जंक्शन लिया था वो लोकेट हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है। क्या करना है, अब बनाना स्टार्ट करो। 1 और 2 के बीच में, 1 यहाँ 2 यहाँ, इसको पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दो। 1 और 2 के बीच में एक खिड़िच, 1 और 3 के बीच में 1 और 3 यहाँ, ये रहा। ओ हो, इसमें कैपेसिटर भी लगाना है भाई। ओके, हाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल। थोड़ा डार्क बना देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखे। ओके, 2 और 4, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 2 और 4 में एक कैपेसिटर है, ये देखिए। तो इसको ज्वाइन करते हैं, 2 यहाँ 4 यहाँ, तो ज्वाइन ले लिया, ठीक। 2 और 3 में एक है, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 और 3 यहाँ, इसी पॉइंट पर 3 है, तो इसको भी एक और ज्वाइन कर देता हूँ पैरेलली में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने यहाँ पे लिया है A और यहाँ पे मैंने लिया है B, A और B। क्या किया है, A और B के बीच में एक हमने जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये उसके साथ हमने जोड़ा यहाँ पे। उसके बाद ये दोनों है पैरेलल में, 2 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 3। ये भी तो मैंने काटना भूल गया, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, आ गया बस आंसर ही आंसर आ गया आपका। ये कुछ नहीं है, हो गया जी, हो गया। यस, ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा सी। आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट ऑफ ए और बी के बीच में। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों पैरेलल में हैं तो हो जाएगा 2C। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो हो गया 2C। और ये है सीरीज़ में, तो क्या लिखेंगे 2C इंटू सी अपॉन में 2C प्लस सी। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने, मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको बताया था 2 अगर सीरीज़ में होगा, 2 कैपेसिटेंस अगर C में होगा, सॉरी सीरीज़ में होगा, C1 और C2 अगर सीरीज़ में होगा तो हम लोग लिखते हैं C इक्विवेलेंट के लिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं C1 C2 अपन में C1 प्लस C2, C1 C2 अपन में C1 प्लस C2। तो वही लिखा मैंने, C1 2C C। तो क्या बनेगा यहाँ से बनेगा 2/3C। क्या ये C इक्विवेलेंट है, नहीं, अभी इसके साथ पैरेलल में एक और जुड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे C, तो ये हो जाएगा 5C/3। ये इसका आंसर है। आप मैच करके देखो, अगर आपका ये आता है तो आप एक लेवल क्वेश्चन, आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, एक लेवल स्टेप हो चुके हैं, आप ऊपर चढ़ चुके हैं। ये सीढ़ी में चढ़ा, अब हम दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, अब दूसरी सीढ़ी के लिए थोड़ा सा